11 बजे वो समय जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सरकार की हर हलचल, सियासत का हर दाव और देश दुनिया की तमाम वो खबरें जो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि इन सभी खबरों पर हमारी है पैनी नजर। यह है 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर मोदी सरकार का तगड़ा प्रहार। यूएई से भगौड़े वीरेंद्र सिंह बसोया को लाया गया भारत। उत्तराखंड में चमोली सुरंग हादसे में लापता 3 लोगों की तलाश जारी। मुख्यमंत्री धामी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। रांची में अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो का आरोप, आंदोलन को भड़काने की कोशिश। पुलिस ने कई छात्रों पर दर्ज किए मर्डर और हत्या की कोशिश के केस। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने किए विशेष इंतजाम। आज शाम राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। और भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज कल से गोल में होने वाले पहले मैच में भारत के पेस अटैक पर रहेगी नजर। चलिए एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं और 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार का ड्रग तस्करों पर तगड़ा प्रहार आज देखने को मिला है। जब शिकंजे में ड्रग स्मगलर वीरेंद्र बसोया आ चुके हैं, भारत लेकर आया जा चुका है यूएई से, और तस्करों के पूरे नेटवर्क पर इस समय कार्रवाई करी जा चुकी है और करी जा रही है। साथ ही यूएई से भारत लाया गया है वीरेंद्र बसोया को। विदेशों में छिपे तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि ड्रग के खिलाफ कैसे जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया जाए। साथ ही एजेंसियों के पास अब हर नेटवर्क का सुराग यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक रोड मैप यहां पर तैयार किया गया है, 3 साल के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया है, यानी कि अब विदेश में छिपना आसान नहीं होगा। तो मोदी सरकार का ड्रग तस्करों पर बड़ा प्रहार, और जहां वीरेंद्र बसोया को यूएई से भारत लाया गया है, साथ ही आपको बता दें कि शिकंजे में आ चुका है ड्रग स्मगलर वीरेंद्र बसोया। वीरेंद्र बसोया जो कि उस पर कई आरोप हैं और यूएई भाग गया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई और एक्शन मोड में सरकार आई। उसके बाद दुबई से भारत लाया गया है वीरेंद्र बसोया को। कई आरोप हैं वीरेंद्र बसोया पर। अब कड़ी कानूनी कार्रवाई वीरेंद्र बसोया पे शुरू होगी और विदेशों में छिपे तस्करों पर यहां सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें से वीरेंद्र बसोया को आज भारत लाया गया है और डिपोर्ट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और इसके तहत हम देख रहे हैं कि एक एक करके कैसे जो भगौड़े हैं उनको देश लाया जा रहा है। अब कानूनी कार्रवाई यहां से शुरू होगी और जो तार है उनको जोड़ने की यहां कोशिश होगी। शिकंजे में इस समय है स्मगलर वीरेंद्र बसोया, और अब जिस नीति के तहत सरकार यहां काम कर रही है, ऐसे में विदेश में छिपना अब आसान नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र बसोया उर्फ वीरू की बात कर लेते हैं। तो वीरू दिल्ली के सरोजनी नगर का निवासी है। दुबई से रहकर नेटवर्क चला रहा था और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का सरगना है। वीरू के ड्रग तस्कर तुषार गोयल से संबंध है। यूके स्थित कई आरोपियों से भी रिश्ता सामने आया है। दिल्ली के बड़े कोकीन ड्रग सिंडिकेट से भी ताल्लुक रखता है वीरेंद्र बसोया। दिल्ली में 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद हुई थी, जिसमें वीरू का नाम सामने आया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। आइए अब आपको वीरेंद्र बसोया के बारे में बताते हैं। वीरेंद्र बसोया यानी कि वीरू कौन है? ये सरोजनी नगर का निवासी है, यानी कि दिल्ली का रहने वाला है वीरेंद्र बसोया, और दुबई में रहकर ये पूरे ड्रग तस्करी का नेटवर्क चला रहा था, जिसका भांडाफोड़ हुआ और अब भारत सरकार की कड़ी कार्रवाई के तहत इसको दिल्ली लाया गया। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का सरगना है और कई तार दूसरे देशों से भी यहां जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ड्रग तस्कर तुषार गोयल से यहां संबंध है वीरेंद्र बसोया उर्फ वीरू के, और यूके स्थित आरोपियों से भी यहां रिश्ते सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरे कुछ और तथ्य भी इसके बारे में और इस नेटवर्क के बारे में बताते हैं। तो इस नेटवर्क के बारे में देखें तो कार्टेल कैसे चलता था, ये पूरा नेटवर्क कैसे चलता था, नेक्सस क्या था। दक्षिण अमेरिका से दुबई होकर भारत और उसके बाद कोकीन छिपाने के लिए एक फर्जी कंपनियों का सहारा यहां लिया जाता था। इसके अलावा इस कार्टेल के और कई खुफिया बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि नकली दवा कुरियर कंपनियों ने ये साथ दिया है इस कार्टेल का।
सिंडिकेट संचालन पाकिस्तान और दुबई से भी होता था, यानी कि दूसरे देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरे देशों से कैसे ये पूरा कार्टेल जुड़ा हुआ था। थाईलैंड, मलेशिया, यूके तक यहाँ नेटवर्क फैला हुआ नजर आ रहा है। और अब जब वीरू को यहाँ भारत लाया गया है तो और कुछ तथ्य सामने आते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा कार्टेल कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट दुबई से किस तरीके से दूसरे देशों से मिलकर चलाया जाता था, और कई समय से ये कोशिश की जा रही थी भारत सरकार की कि कैसे इसको वापस लाया जाए। और आज ये बड़ी सफलता मिली है, जहां वीरेंद्र बसोया को भारत लेकर आया गया है और एक बड़ा ड्रग तस्कर का जिसको सरगना कहा जाता है वो अब भारत आ गया है। और यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज का रुख करते हैं और नीरज से जानने की कोशिश करते हैं। नीरज, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वीरेंद्र बसोया को अब भारत लेकर जा चुका है, एक बड़ा ड्रग तस्करी का यहाँ सरगना, क्या क्राइम कुंडली है वीरेंद्र बसोया की? और अब जब भारत लेकर आया गया है तो ये सिर्फ तार दुबई तक नहीं है, ये तार कई और देशों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल कई सारे देश हैं जहां तक ये तार जाते हैं। और आप देखें, जहां तक वीरेंद्र सिंह बसोया का पॉलिटिकल और जो उसका आपराधिक अगर हम कनेक्शन भी देखें तो वो भी एक पुराना रहा है। और सबसे पहले 2023 में पुणे में इसका नाम सामने आया था, जहां पुणे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3000 करोड़ के म्याऊ म्याऊ जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स जिसको बोला जाता है, वो बरामद किया था। और उस समय इसका नाम आया था और इसके कई सारे सहयोगियों का भी नाम आया था, जिसमें तुषार गोयल है, वो भी एक इसका बड़ा सहयोगी है। और देश के अंदर जो ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो तुषार गोयल संभालता था। 2022 में हम बता दें कि तुषार गोयल के कांग्रेस, खासतौर से यूथ विंग है, उसका जो आईटी सेल है उसमें वो शामिल था। बाद में हालांकि पार्टी ने निकाल दिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आरोप भी लगाए थे कि किस तरीके से मोहब्बत की दुकान अब नशे के कारोबार तक पहुंच गई है। जी। और दूसरी अगर आप देखें कि जहां तक वीरेंद्र सिंह बसोया का सवाल है, अभी कुछ समय पहले स्पेशल सेल ने महिपालपुर में एक बड़ा ऑपरेशन किया था और वहां पर कई हजार करोड़ की जो कोकीन है वो बरामद की थी। उस समय भी वीरेंद्र सिंह बसोया का नाम आया था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जगह जगह कार्रवाई करते हुए कई सारे राज्यों में छापे मारे थे और इसके 14 सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया था, जो अभी तिहाड़ जेल के अंदर है। अब वीरेंद्र सिंह बसोया भारत लाया गया है तो एक बड़ी सफलता है एनसीबी की। और सफलता इसलिए भी कही जाएगी कि ये ड्रग्स कार्टेल का जो नेटवर्क है, देश के कौन कौन से सफेदपोश चेहरे हैं इस पूरे कार्टेल के पीछे लगे हुए, इसके अलावा जो माल आता था वो कहां सप्लाई तक पहुंचता था, से ये पूरा कार्टेल चल रहा था, उस सब पे पर्दा हटता हुआ नजर आएगा नीरज, क्योंकि इसको एक बड़ी कामयाबी बोलेंगे। लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से लगातार प्रतिबद्धता दिखा रही है कि इस तरीके के भगौड़ों को कैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल लॉज है, उसके जरिए उनसे संवाद करके और समन्वय बिठा के कैसे इन्हें यहां भारत वापस लाया जाए ताकि यहीं से कानूनी कार्रवाई शुरू हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी जिस तरीके से आप नारकोटिक्स ब्यूरो की बात कर रहे थे, उनके साथ एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। 3 साल का ये रोड मैप है जो ये बताता है कि किस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ इस जीरो टॉलरेंस नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल 2029 तक इस ड्रग कार्टेल को पूरी तरीके से खत्म करने का जो लक्ष्य है वो गृह मंत्रालय ने रखा है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने देखा है कि तमाम एजेंसियों के साथ राज्य के अलग अलग जो पुलिस अधिकारी हैं, तमाम एजेंसियां हैं, चाहे हम नौसेना की बात करें, सागर मंथन 4 कार्यक्रम है, इन तमाम एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नशे के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान गृह मंत्री ने किया है। और उन्होंने कहा है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि जो नशे का काम कर रहे हैं, जो लोग खासतौर से जो नशा सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन जो नशे को पहुंचा रहे हैं और उस चैन में कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सभी की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उस चैन को तोड़ा जाए। आप देखें, इसी से अंदाजा लगाइए कि 2023 में 16,000 करोड़ की करीब की जो ड्रग्स है वो एनसीबी ने जब्त करी थी और 2024 में 25,000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई। बाद में बड़े पैमाने पर इस ड्रग्स को नष्ट भी किया गया। तो आप समझें कि 55% का इजाफा ड्रग्स की एक तरीके से जब्ती में हुआ है।
तो ये बताता है कि मोदी सरकार ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने के लिए पूरी मुहिम और पूरी कोशिश के साथ लगी हुई है। और लक्ष्य भी यही है कि आप 2047 तक जब विकसित भारत की बात करते हैं, तो ड्रग्स फ्री इंडिया जब तक नहीं होगा, तब तक हम युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी युवा शक्ति और अगर इस नशे के कारोबार में या नशे के गिरफ्त में आ जाएगी, तो हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप देखें कि तमाम एजेंसियां, गृह मंत्रालय लगातार इस पर जो शिकंजा है वो कस रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब वीरेंद्र सिंह बसोया का यहाँ पर आना उस नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ी सफलता मिलेगी, जो इंटरनेशनल लेवल पर सक्रिय है और भारत के अंदर जो ड्रग्स का खेल है उसको खेल रहा है। हमको मालूम है कि समुद्र के रास्ते बड़ी पैमाने पर ड्रग्स यहाँ पर पहुंचती है। बिल्कुल। इसके अलावा पाकिस्तान से सटे हुए कई सारे जो इलाके और राज्य हैं जहां पर ये पंजाब के थ्रू जो ड्रग्स है यहाँ पर पहुंचती है। म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की तरफ से कई सारे बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर इस ड्रग्स के खेल को खेला जा रहा है। तो इन पर चौतरफा लगातार जो शिकंजा है वो गृह मंत्रालय कस रहा है और जिस तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है, और आप देखें कि वीरेंद्र सिंह बसोया से जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो सप्लाई चेन है उसको भी जी तोड़ने में हमारी एजेंसियों को सफलता मिलेगी। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और तमाम जो बसोया की क्राइम कुंडली है उस तक पहुंचाने के लिए। और आइए सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कुछ कह रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन, यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। हमारा आपसी विभाजन की जो भीषण त्रासदी हुई, इस त्रासदी में लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, ये सभी लोग जो भारत के मूल नागरिक थे, इन लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। लाखों का कत्लेआम हुआ। अकेले पंजाब के अंदर ही, अकेले पाकिस्तान के अंदर ही 10 लाख से अधिक लोग काटे गए थे। ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे, ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश बिछी होती थी। आप देखो टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। मैं जब बिजनौर में गया था, पाकिस्तान से निकाले गए लगभग 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोग वहां रह रहे थे। आप सोचो, ये पाकिस्तान से 1947 में आए थे।
आज तक उनको कोई ठिकाना, ठोर ठिकाना नहीं मिल पाया था। तो उसमें सिख थे, पंजाबी थे, उनको कोई ठोर ठिकाना नहीं। हमने यहां के कागजात दुरुस्त करवाए, फिर वहां पे उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और उनको वहां पे जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए। मैं पीलीभीत में गया, पीलीभीत में भी हजारों ऐसे बांग्लादेश से निकाले हुए परिवार, उनके कागजात हमने दुरुस्त करवाए, फिर उनको जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए और उनको नागरिकता भी प्रदान करवाई। लखीमपुर खीरी लगभग, अगर हम उसकी पूरी संख्या परिवार आज के सदस्य के हिसाब से देखें तो ये संख्या लगभग होगी लगभग 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये भी बांग्लादेश से निकाले गए सभी पीड़ित हिंदू थे, हिंदू बौद्ध ये लोग थे। इन लोगों को फिर वहां पे हम लोगों ने वहां पे भी उनको नागरिकता प्रदान की। रामपुर के अंदर पाकिस्तान से निकाले हुए सिख हैं, उन लोगों के कागजात दुरुस्त कराए जा रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। आखिर ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था, और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी उतनी यहां उपलब्ध करवाते। लेकिन नहीं, ये तो यहां पे शत्रु संपत्ति की रक्षा करने और शत्रु संपत्ति में बंदर बांट करने में ही मशगूल थे। ये लोग तो उसी संपत्ति को लूट खसोट का आधार बना रहे थे, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रहे थे। होना ये चाहिए था, ये प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए थी, वहां से आने वाले हिंदुओं में, सिखों में, बौद्धों में, जैनियों में बांटनी चाहिए थी, उसकी भरपाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये पैरोकार बन गए। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे यहां योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने विभाजन विभीषिका का दर्द बयां किया कि कैसे 10 लाख लोग वहां काटे गए थे, लाखों लोगों की वहां मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश की जा रही है, युवा पीढ़ी को वो दर्द बताना जरूरी है। साथ ही आज के दिन के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातों को साझा किया। रुकेंगे यहाँ 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड छात्र आंदोलन की। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट।
यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। और अब बात झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। आज रांची में छात्र आंदोलन का 21वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार डटे हुए हैं। छात्रों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच छात्रों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। छात्रों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 15 अगस्त को ये तिरंगा यात्रा यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये यात्रा निकाली जाएगी। सीएम आवास की सुरक्षा अब और बढ़ा दी गई है। वहीं छात्रों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि किसी भी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ना की जाए। तो रांची आंदोलन का आज 21वां दिन, जहां सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 अगस्त यानी कल के दिन तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपने देखा था कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च निकाला गया था। रांची में एक बड़ा हुजूम, एक जन सैलाब देखने को मिला था। और अब 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का यह ऐलान कर दिया गया और उससे पहले कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहां आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, उन्होंने कहा है कि आंदोलन की दिशा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई है और इतनी कार्रवाई हो रही है। सरकार सकारात्मक तौर पर हमारी बातों को सुन भी रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी भी बाकी है। कुछ लोग, उन्होंने कहा कि मेरी आंदोलन की शुरुआत के लगभग 29 से 30 दिन के बाद इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको बयां करेंगी कि देवेंद्र नाथ महतो, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, विधानसभा घेराव, जब विधानसभा मार्च निकाला जा रहा था 10 अगस्त को, तो ये शामिल भी हुए थे। जयपाल मुंडा स्टेडियम छोड़कर ये सीधा मार्च में शामिल हुए थे। कई छात्रों ने इन्हें कंधे पर उठाया था, लेकिन उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। शाम तक आते आते रांची के सदर अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया था। और इसके बाद इन्होंने सिविल सर्जन को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि मुझे मेरे सत्याग्रह, जो कि मेरी आत्मा है जयपाल मुंडा स्टेडियम में, वहां मुझे जाने दीजिए और आंदोलन करने दीजिए। देवेंद्र नाथ महतो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उस पर हम अड़िग हैं और सरकार जब तक हमारी पूरी मांगे यानी कि 100% मांगों को मान नहीं लेती, हमारा ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आंदोलन की दिशा को भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। जो आंदोलन को मैं 2 जुलाई से लड़ रहा हूँ, जो आंदोलन को मैं 5 जुलाई से फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूँगा, लेकिन भोले भाले छात्र से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस आंदोलन को न भटकाएं, न ही भटकने दें, न ही टूटने दें, न ही बिखरने दें। तो यहाँ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन को ना भटकने दें, ना टूटने दें। छात्रों को यहाँ अपनी मांगों के लिए अड़ग रहने और साथ ही साथ एकजुट रहने की यहाँ अपील देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल से कर रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कल झारखंड में बहुत बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, लेकिन इन छात्रों का हौसला टूटा नहीं। आप अगर जयपाल मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें सुबह की देखेंगे तो ये जो टेंट है कहीं ना कहीं वो पूरा भीगा हुआ नजर आ रहा है, जमीन पूरी भीगी हुई है। छात्र रात भर
जागते रहे और जागने के साथ यहाँ कहीं ना कहीं देशभक्ति भी देखने को मिली, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश में छात्र भीग रहे थे। लेकिन यहाँ ये सुबह की तस्वीरें देखिए कि छात्र आराम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी रात जो है वो जागे हैं। इन्होंने वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट भी एक लिखा हुआ है, यहाँ अपनी मांगे रखी हुई है कि JSSC CGL की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, साथ ही साथ CBI जांच की यहाँ मांग छात्र कर रहे हैं। 3 बार की वार्ता सरकार के साथ हुई, लेकिन अगर आप देखें कि 10 अगस्त के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ आती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन यहाँ छात्रों का हौसला बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। अगर अब छात्रों के हौसले की बात करें तो अभी भी छात्र वही जयपाल मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं गांधीगिरी के लिहाज से इस पूरे प्रदर्शन को एकजुटता दिखाई जा रही है। झारखंड में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 10 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई FIR का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने झारखंड सरकार को बर्बरता की सरकार बताया और सवाल उठाया है कि छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा। यहां हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। झारखंड की तरफ से ये पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हुआ क्या है कि 10 अगस्त को जब छात्र आंदोलन विधानसभा मार्च की तरफ आगे बढ़ा, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला था। साथ ही साथ पुलिस के लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। अब क्या है कि 600 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन कई FIR में कुछ अज्ञात लोगों पे ऐसी FIR है वो जो हत्या की FIR है, यानी कि छात्रों पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने हत्या करने की कोशिश की है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से ये मुहिम अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि जब जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो सोशल मीडिया पर काफी वीडियो हिट हुए, यहाँ सेलिब्रिटीज भी साथ आए, लेकिन जब झारखंड रांची में छात्रों के साथ ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें किसी तरीके के ऐसे वीडियोस हिट क्यों नहीं हो रहे, उनको अट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा? कहीं इन सब के बीच मेटा खेल तो नहीं खेल रहा है? मेटा पर लगातार सवाल उठते हुए हैं, भारत सरकार ने भी गंभीरता दिखाई है और ये सारा खेल कहीं ना कहीं एल्गोरिथम का खेल होता है और एल्गोरिथम के इस खेल पर एक खबर के बाद सरकार की भी नजर है और जंतर मंतर और रांची से जुड़े आंदोलन को मिलने वाले व्यूज में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। सरकार अब मेटा से ये जानकारी ले रही है, तो यहाँ मेटा पर भी सवाल खड़े होते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया का रोल आज हमने देखा है कि बहुत बड़ा रोल है। जंतर मंतर में हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर प्रदर्शन को इतने लाखों में व्यूज मिले थे, लेकिन रांची की बात करें तो उस तरीके से सोशल मीडिया पर वैसा अट्रैक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, यहाँ बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, कुछ ऐसे अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुई है जिसमें हत्या का आरोप है। धारा 109 और कई और धाराएं लगी गई हैं जिसमें पुलिस पर कार्रवाई, पुलिस पर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश। ये किस तरीके की FIR और कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार मैं 2-3 दिनों से इन बातों को उठा रहा था कि किस तरीके से छात्रों को डराने का एक प्रयास हो रहा था और वो उस कड़ी में ये अगला दाव है, जो आप कह सकते हैं कि FIR का जो दाव है वो अगला दाव है। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो 10 तारीख को विधानसभा मार्च हुआ था, उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर हुई थी और उसके बाद अगले रात यहाँ पर प्रशासन की टीम आती है इन छात्रों का कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। बल्कि छात्रों का आरोप तो यह है कि वो भूख हड़ताल खत्म नहीं कराने आए थे, उनके आंदोलन को खत्म कराने और यहाँ से उनको भगाने के लिए आए थे। तो ये लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। उसके बाद छात्रों का ये भी कहना था कि इनके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे, इनके पेरेंट्स के नाम मांगे जा रहे थे, इनके घर के एड्रेस पूछे जा रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स को भी के ऊपर भी दबाव बनाया जा सके कि ये बच्चे हड़ताल खत्म करें।
तो ये एक दबाव की रणनीति चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो डेडलॉक की स्थिति है, सरकार और छात्रों के बीच एकदम से संवाद की स्थिति खत्म हो गई है। पिछले 5 दिनों से कोई संवाद नहीं हुआ है और अगर संवाद की बात होती है तो छात्रों के पास एफआईआर की जो चीज़ें हैं वो निकलकर मीडिया से पहुंच रही है, तो छात्र उसको लेकर अब ज़्यादा और आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कार्रवाइयाँ एक तरीके से इस आंदोलन को अब तोड़ने के लिए हो रही है, उस आंदोलन के बाद अब छात्र आक्रोशित है और वो अब दिखाना चाहते हैं कि कल जो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे और ये तिरंगा यात्रा जो है वो विधानसभा मार्च से भी बड़ा होगा और भव्य होगा। और इसके लिए छात्रों ने एक दूसरे से अपील करनी भी शुरू कर दी है। आप देखिए, थोड़ी तस्वीरों के जरिए भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन है। सुबह वैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर भीड़ इसी तरीके से जमनी शुरू हो जाती है। रुपेश पाल ये भी 11 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये देखिए, और इस तरफ सविता कुमारी ये भी भूख हड़ताल पर है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टरों की टीम ने आकर इनका जायजा लिया था और इस तरीके से अपने आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम थोड़ी रुपेश पाल से आपकी बात भी करवाते हैं और थोड़ा सुनवाते हैं कि ये जो सरकार की ओर से जो दमनिया कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से एफआईआर की बात सामने आ रही है कि 600 जो विद्यार्थियों पर एफआईआर हुआ है, ये क्या डराने का प्रयास है? जी बिल्कुल, ये सरकार द्वारा सोची समझी साजिश है। एक तरह से प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट तोड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बट सरकार के जो मन में जो भ्रम है, ये बिल्कुल नाकाम रहे है, क्योंकि छात्र जिस तरह से छात्र पर एफआईआर किया जा रहा है अज्ञात लोगों पे, जिस तरह से छात्र में और आक्रोश पैदा हुआ है कि कुछ छात्र दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि आप हम लोग को मांगों को माने, न कि इस तरह छात्रों का मनोबल तोड़ें। तो छात्रों का मनोबल आप ना तोड़ें। हमारे आप अभिभावक हैं, तो ये लगातार छात्रों की ओर से पहल हो रही है। और आप देखिए, तस्वीरों से मैं दिखाता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पर इस वक्त आते आते 10 से 11 बजे के बाद छात्रों का हुजूम कुछ इसी तरीके से यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है और छात्र लगातार यहाँ पर इसी तरीके से आगे आने शुरू होते हैं और शाम होते होते ये कारवां बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। दिवाकर, यहाँ हमने सरकार की तरफ से देखी कि बड़ी कार्रवाई यहाँ करी जा रही है। 20 अगस्त का वो समय है जब सीएम आवास घेराव की यहाँ तैयारी हो रही है। उससे पहले बड़े कटीले बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है और बैरिकेडिंग के साथ सिर्फ छोटी मोटी बैरिकेडिंग नहीं, जो 4 से 5 फीट दिख रही थी पिछले 10 अगस्त को, अब वो 20 अगस्त को 10-10 फीट की बैरिकेडिंग की कर दी गई है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा भावना, देखिए 2 चीज में करेक्ट करता हूँ। उस चीज को कल छात्रों की तरफ से साफ कर दिया गया कि फिलहाल हम लोग कोई विधानसभा घेराव नहीं, ये सीएम आवास का घेराव करने नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जो सीएम आवास के पास जो बैरिकेडिंग की गई थी वो कल रात के बाद हटा ली गई है। वो पूरी तरीके से रास्ते को खोल दिया गया है, क्योंकि आम जनता को भी काफी परेशानी हो रही थी और लोग उस वजह से थोड़े त्रस्त हो रहे थे कि किस तरीके से ये लगातार कारवां जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरी बात जो है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा और कोई विधानसभा घेराव का इनका कोई प्लान नहीं है। जो सबसे मेजर अब कार्यक्रम ये लोग करने जा रहे हैं वो देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनका जो आंदोलन है वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और अब कल ये जो तिरंगा यात्रा को लेकर इनकी तैयारी है, ये प्रतिनिधि मंडल के हमारे पास सदस्य हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बाकायदा सारी चीजों को साफ किया था। सरकार अपनी एफआईआर अब कर रही है छात्रों पर, किस तरीके से आप लोग अब इसको प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, एफआईआर सरकार कर रही है तो किन पर कर रही है, किन पर नहीं कर रही है? अज्ञात। चलिए, दिवाकर हमारे संवाददाता हम तक ये जानकारी दे रहे थे कि कई छात्रों पर यहाँ एफआईआर के मामले सामने आए हैं और साथ ही जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कई धाराएं ऐसी हैं जो हत्या से जुड़ी संगीन धाराएं, जिसमें धारा 109 लगाई गई और कई ऐसी बीएनएस के अंतर्गत आती धाराएं हैं। और साथ ही ये छात्र जो है इस समय कहीं ना कहीं इनकी जो इरादे हैं वो मजबूत है, कल की तैयारी ये कर रहे हैं। कल 15 अगस्त का दिन है, ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इस तिरंगा यात्रा की इन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह तक कहीं ना कहीं जयपाल मुंडा स्टेडियम खाली ज़रूर नज़र आ रहा था क्योंकि लगातार रात भर बारिश हुई है, लेकिन अब 10-11 बजे यहाँ फिर से जो छात्र हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इनकी मंशा सिर्फ साफ है। इनकी मंशा है कि हमें किसी इस मुद्दे को बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं देना है। ये हमारी मांगे हैं और ये वो मांगे हैं जो हम चाहते हैं ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। पिछले 6 सालों से इनका कहना है कि लगातार परीक्षा भर्ती में कई अनियमितताएं सामने आई हैं और अब ये चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कराया जाए। साथ ही जो सीआईडी की अभी जांच चल रही है उसको बदलकर सीबीआई की जांच इसमें कराया जाए। साथ ही कानूनी कार्रवाई को और कड़ा करा जाए। आपको बता दें कि सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें कई आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं
लेकिन यहाँ छात्र चाह रहे हैं कि उनकी 100% मांगों को पूरा किया जाए। उधर जो छात्र नेता है देवेंद्र महतो, उनका ये कहना है कि आंदोलन को तोड़ने नहीं देना है। कई ऐसे गुट है जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में एक व्यवधान लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र महतो का यही अस्पताल से संदेश है कि इसी तरीके से छात्र जो है वो एकजुटता के साथ खड़े रहे, अपनी मांगों के लिए डटे रहे। और अब कल 15 अगस्त को ये छात्र तिरंगा यात्रा निकालेंगे। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ है, बताएंगे आप। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। और खबर अब उत्तराखंड के चमोली से है, जहां सुरंग में मलबे और पानी के सैलाब ने 7 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी हैं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति, और 3 परिवार अभी भी अपनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। रेस्क्यू टीम जिंदगी बचाने के लिए जूझ रही है, लेकिन इस हादसे ने उस कंपनी की पोल खोलकर रख दी है जिसके लिए ये मजदूर काम कर रहे थे, जिन मजदूरों को कंपनी ने सुरंग के अंदर भेजा था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि किस तरीके से चमोली टनल हादसा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं, उस घटनास्थल पर जायजा लिया है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का। कल शाम 7 बजे की एक घटना है, जब भूस्खलन के बाद कैसे पानी आया और मलबे में ये मजदूर फंस गए, जहां 7 लोगों की यहाँ मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चलाया जा रहा है। ख़राब मौसम है, चुनौतियाँ बहुत हैं, पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, लेकिन जो भी दबे हुए अभी भी मजदूर हैं उन तक भरपूर कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के चमोली के जो पीपल कोटी में बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर यहाँ राहत अभियान चलाया जा रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि बेहद खराब मौसम के बीच भी पीपल कोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हो सकी। मुख्यमंत्री टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया, और मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने हासिल की, और साथ ही साथ जो भी दिशा निर्देश हैं आगे के लिए वो दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में जाना, और टनल में फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालने की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को भी जाहिर किया। और उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है।
और इस समय चमोली यानी कि उस घटनास्थल से हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लगातार सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं। आइए सुरेंद्र सिंह का रुख करते हैं और उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। सुरेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर फिलहाल की ताज़ा तस्वीरों की बात करें और अपडेट की बात करें तो अभी क्या फिलहाल अपडेट है और कितने मजदूरों के फंसे होने की अभी भी जानकारी हासिल हो रही है, और अगर मौसम के लिहाज से देखें तो कितना चुनौतीपूर्ण मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर TSBC टनल हादसे के रेस्क्यू की अगर बात करें तो अभी तक 19 जो मजदूर हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 7 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और जो 3 अन्य मजदूर हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में वहाँ पे काम कर रहे थे, उसमें से 3 अभी भी वहाँ पे टनल में फंसे हुए हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF SDRF सुबह से ही पूरी तरह से तत्पर वहाँ पे काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस्क्यू के लिए यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो 2.5 किलोमीटर की जो टनल है उसके 1600 मीटर पर जो घटना हुई है वहां तक निरीक्षण करते हुए जो रेस्क्यू टीम है उनका मनोबल बढ़ाया है। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति की एक ही मंशा है, एक ही प्राथमिकता है कि जो 3 लोग अभी फंसे हुए हैं सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। सुरेंद्र, यहाँ अगर हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही एजेंसियां हैं, NDRF है, SDRF है, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपना रही है? क्या कोई रणनीति में बदलाव किया गया है रात से लेकर अब तक, ताकि जो भी दबे हुए मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल, क्योंकि टनल का जो 1.5 किलोमीटर का जो पैच है वहां तक वाहनों से वहां पे पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां हैं वो बहुत ही डरावनी है। उसमें ये बताया गया है कि जो दलदल वहां पे आया है वो लगभग 110 फुट हाइट पे है और जिसमें करना बहुत आसान नहीं हो पा रहा है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण। जैसे जैसे मशीनें उस जगह से मलबा हटा रही है, ऊपर से मलबा और जो दलदल है वो लगातार आता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे कोई ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हमारे NDRF SDRF आर्मी ITBP के जवानों के लिए बनी हुई है। जो 3 लोग अभी फंसे हुए हैं उनको लेकर भी बड़ी जो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो चिंताएं भी लोगों की सबकी बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू टीम अभी भी लगातार देर शाम से और अभी तक 24 घंटे उन जो 3 लोग शेष हैं उन्हें खोजने में लगी हुई है। यहाँ पे सुरेंद्र, सबसे ज्यादा अगर किसी पर सवालिया निशान खड़ा होता है तो वो उस कंपनी पे होता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही खराब मौसम था, ये जानकारी पहले ही थी, फिर भी इस परियोजना के तहत इन 22 मजदूरों से काम कराया जा रहा था। तो क्या उस कंपनी के मालिक या उससे जुड़े कोई भी किसी से पूछताछ या गिरफ्तारी या हिरासत में लिया गया है? अभी तो जिस तरह से जो प्रथम दृष्टिया जिस तरह का लगता है कि क्योंकि सारे सिस्टम की जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना है, लेकिन इसके पीछे जो इस घटना का जो मुख्य कारण है उस पर अभी तक इस तरह की बात नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के सामने जब हमारे द्वारा कुछ सवाल पूछा गया कि इस तरह की जो लापरवाही है, इस तरह की घटनाएं इस टनल पे पहले भी हुई है, इससे 1 साल पहले इस टनल में इसी तरह के लोको ट्रेन टकरा गई थी और कई मजदूर बच्चे को गंभीर घायल हो गए थे। लेकिन दोबारा से अचानक इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है। और जो स्थानीय जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे पहले से लिक्विड का जो चीजें हैं वो सामने आई थी कि लिक्विड पानी लीकेज हो रहा है, कुछ आया है, लेकिन इसको कहीं भी गंभीरता से देखा नहीं गया। उस लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है। तो इसके बाद जिला प्रशासन का भी ये कहना है कि पहले सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो जाए, उसके बाद द्वितीय फेज में इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही के चलते ये चीजें हुई है, इतनी जो मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। बिल्कुल, चलिए सभी एंगल से इसकी जांच की जाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो दबे हुए मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकाला जा सके, जिसके लिए NDRF SDRF और तमाम एजेंसियां जो है काम कर रही है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उत्तराखंड पर पहले भी ऐसी चुनौतियां आई हैं, इस तरीके से मजदूर पहले एक टनल में फंसे थे और उसमें कामयाबी हासिल हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके की कामयाबी यहाँ पर भी मिले। सुरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है 11 बजे लाइव। हर खबर पे नजर में स्पोर्ट्स लाइव का। चलिए खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर खास नजर रहने वाली है। इस दौरे के लिए चुनी गई टीमों को देखें तो भारत के पेस अटैक के पास ज्यादा अनुभव नहीं है। मोहम्मद सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी
टीम में है। प्रसिद्ध कृष्णा के पास 7 टेस्ट का अनुभव है, जबकि गुरनूर और आकिब को अभी टेस्ट डेब्यू करना है। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉन्ड्रे मॉर्कल ने पेस अटैक को साफ संदेश दिया है कि छोटे और आक्रामक स्पेल पिच पर तेज हिट और क्रीज का बेहतर इस्तेमाल करें। श्रीलंका में इस्तेमाल होने वाली कूकाबूरा गेंद जल्दी नरम पड़ सकती है और ऐसे में नई गेंद से ज़्यादा फायदा उठाना ज़रूरी होगा। चलिए अब ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको इस पूरे टेस्ट के बारे में बताएंगे और जानकारी देते हैं। इसके बारे में अगर हम और जानकारी दें तो कई उम्मीदें इस टेस्ट से लगाई जा रही हैं। कल से ये टेस्ट शुरू होने वाला है और क्या क्या इसमें खास बात देखने को मिलेगी, आइए आपको बताते हैं कि गोल टेस्ट का ये घमासान भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा। 9 साल बाद श्रीलंका के साथ इस तरीके से टेस्ट का अभियान जो होगा वो शुरू होगा। 2 टेस्ट की सीरीज है, WTC पर इस समय नजर है। साथ ही साथ 15 अगस्त से गोल में ये पहला टेस्ट जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और दोनों टीमें जब भिड़ेंगी तो देखना होगा कि रोमांचक मैच जो है वो कैसे निकल कर आता है। भारत श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट हो चुके हैं और अगर कामयाबी की बात करें तो भारत का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इनमें से 22 टेस्ट जो है वो भारत के पाले में आए हैं, यानी कि भारत ने जीते हैं। श्रीलंका के खाते में सिर्फ 7 जीत अभी तक आई है, यानी कि भारत कहीं ना कहीं मजबूती के साथ यहाँ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 17 मुकाबले इसमें से ड्रॉ रहे हैं। तो तमाम ये रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत एक स्ट्रांग पोजीशन में आ रहा है। अगर भारत श्रीलंका के बीच में भिड़ंत को देखें और भारत में भी श्रीलंका में भी भारत का दबदबा देखने को मिला है, तो भारत और श्रीलंका के इस मैच में भारत से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देख लेते हैं, देश और दुनिया की कुछ और खबरें देख लेते हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को याद किया और उनकी पीड़ा और संघर्ष को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सभी जान गंवाने वालों को नमन किया। उन्होंने अपने एक संदेश में लिखा कि देश के बंटवारे का यह दंश जो कांग्रेस की देन है उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ओडिशा में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण लगातार बारिश से उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है और कई इलाके प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आज अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक भ्रमण विधिवत आरंभ हो रहा है। आम जनता के लिए अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। NIA ने 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी से जुड़े नार्को टेरर मामले में अमृतसर में आरोपी अनवर मसीही की 2 अचल संपत्तियां कुर्क की है। NIA ने पंजाब के नंगल में VHP नेता विकास प्रभाकर की हत्या मामले में एक और आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है। ईका श्वांतेक ने कनाडियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में श्वांतेक ने अलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। ये इस सीजन में श्वांतेक का पहला खिताब है। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन को ग्रैंड चेस टूर की सिंकफील्ड कप में विंसेंट कीमर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए उसके बंदरगाहों और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितकालीन तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने की चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा टोक्यो और मॉस्को के बीच लंबे समय से विवादित कुराइल द्वीप समूह का दौरा किए जाने पर जापान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता कर ऑस्ट्रेलियाई निर्यात वस्तुओं को नए अमेरिकी टैरिफ से छूट देने का अनुरोध किया। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा लोग लापता हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे और आइए अब जान लेते हैं कि आज का शेयर मार्केट का हाल और साथ ही साथ सोना चांदी का क्या कुछ भाव चल रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या आज हरे निशान या लाल निशान के साथ खुले हैं
शेयर बाजार। और क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, आज शुक्रवार का दिन है, तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानने के लिए कि आज का शेयर मार्केट जो है वो क्या कुछ बयां कर रहा है आंकड़ों के जरिए। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिली। कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही थी। यहाँ 277 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स कारोबार कर रहा है 77,802.83 पर। वहीं निफ्टी 50 में भी करीब 69.75 की गिरावट देखने को मिल रही है। 24,326.12 पर कारोबार करता हुआ आ रहा है निफ्टी 50। वहीं निफ्टी बैंक में भी लाल निशान पर यहाँ इस समय ट्रेड चल रहा है। 57,425.25 पर यहाँ ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। तो अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतें और बाजार में अस्थिरता के कारण कहीं ना कहीं शेयर बाजार पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं लाल निशान पर यहाँ कारोबार करता हुआ इस समय शेयर मार्केट नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हुए अब सोने चांदी का भाव आपको बता देते हैं। अगर आज के सोने चांदी का भाव देखें तो प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। 1,52,300 पर यहाँ सोना ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी के भाव को देख लेते हैं तो प्रति 1 किलोग्राम में यहाँ भी गिरावट 1.10% की 2,32,865 पर यहाँ कारोबार कर रहा है चांदी। तो अगर आज की शेयर बाजार का कुछ हाल देखें तो शेयर में बाजार में भी और सोने चांदी में भी यहाँ गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा देते हैं। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है। प्रसार भारती ने भी लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की पूरी तैयारी कर ली है। आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीक के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रसारण की तैयारियों का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाएं। देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके, इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। प्रसारण के लिए 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार दर्शक और श्रोता उच्च गुणवत्ता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नई कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे। दूरदर्शन का हमेशा से प्रयास होता है कि देश के राष्ट्रीय महत्व के सभी पर्वों समेत सभी अहम कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ देशवासियों तक पहुंचाया जा सके। 15 अगस्त के पर्व का भव्य प्रसारण भी इसी का हिस्सा है। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली।